हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर प्रोसीड्यूर्स, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। प्रोसीड्यूर तो हमारी जो कामकाज की शैली कैसी थी, कार्यशैली कैसी थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो काम कर रही थी वो कैसी थी। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज्ड इन द मुंडेन प्रोसीड्यूर्स ऑफ द असेंबली एज वेल। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग काम कर रहे थे वो एक ही रीजन, जो पब्लिक रीजन पर काम कर रहे थे, कि सार्वजनिक जो कारण है उसके लिए प्रॉपर काम कर रहे थे, तो असेंबली उन्हीं कामों में जुटी हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसको 8 जो मेजर कमिटीज़ थी उनमें बांट दिया गया था। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर चेयर्ड दीज कमिटीज़। और इन कमिटीज़ को मोस्टली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर इनको चेयर्ड, मतलब अध्यक्षता के द्वारा ये कमिटीज़ को चला रहे थे। अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। अब हमारे सामने जो अम्बेडकर हैं वो क्रिटिक, आलोचक के रूप में आते हैं कि वो कांग्रेस और गांधी दोनों के ही ओपोजिशन में थे या फिर वो दोनों के ही आलोचक थे। एक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। और उनका कारण क्या था, उनका एक ही कारण था, वो कहते थे कि उन्होंने, जो ये कांग्रेस और गांधी है, उन्होंने जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कुछ भी काम नहीं किया। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज़। अब पटेल और नेहरू दोनों कलीग्स ही थे वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिनके ऊपर ये दोनों डिसएग्री रहते थे। नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन फिर भी जितने भी संविधान सभा में जो जितनी भी कमिटीज़ थी वो साथ में मिलकर काम करते थे। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कमेटी एक एक पर्टिकुलर प्रोविजंस तैयार करते थे संविधान के लिए, विच वर सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय एंटायर असेंबली। और बाद में वो जो सब्जेक्ट जो बनाते थे, जो ड्राफ्ट करते थे, उनके ऊपर डिबेट होती थी। कहाँ पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सब लोग उसके ऊपर डिबेट करते थे। But each instance, every single argument, query or concern was responded to with great care and in writing। और जो भी सिंगल आर्ग्यूमेंट होता था उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, वो हमेशा क्वेरी और रेस्पोंडेड टू विथ ग्रेट केयर, उनको ग्रेट केयर एंड राइटिंग, बहुत आराम से और बहुत ही केयर के साथ उसको लिखते थे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो तो उसका रीज़न दे सके। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। और जो असेंबली की जो मीटिंग्स हुई थी वो 166 दिन तक चली थी। स्प्रेड ओवर 2 years and 11 month। और ये जो हमारा संविधान बना था उसको 2 साल 18 महीने का टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब जो हमारा संविधान था वो एक तरह से जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनकी एक विरासत के रूप में था। इनहेरिटेंस मतलब विरासत की, पहले से ये जो मांगे उठी थी उनको एक सिद्धांतों का रूप, प्रिंसिपल्स का रूप दिया गया था। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली ए प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूस्ड इट। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता कि जो संविधान सभा ने बना दिया वही संविधान है, ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। हर एक के पीछे उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सेट होता है। An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should enshrine। अब हमारे जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इंडिया की, वो इस तरह से काम नहीं कर पाती अगर उसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसके पीछे ये जो बैकग्राउंड जो सिद्धांत बनाए गए थे वो उसके पीछे नहीं होते। तो आज जो
हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो हमारे सामने नहीं आ पाता। दीज प्रिंसिपल वर फोर्स्ड ड्यूरिंग दैट लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे कहाँ से आए, जो हमने बहुत लंबा सफ़र किया था, संघर्ष किया था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ये सिद्धांत वहीं से ही डेलिब्रेट हुए। Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited from the nationalist movement। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने जो प्रिंसिपल्स को एक शेप दी गई, जिनको बनाया गया हमारे, वो कहाँ से आए थे? वो प्रिंसिपल हमारे इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके विरासत के रूप में थे। जो हमने पहले से जो राष्ट्रीय आंदोलनों में जो हमारे सिद्धांत, जो हमारे राइट सेट किए थे, उनको असेंबली ने क्या दे दी थी? एक शेप दे दी थी। The nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitution। अब इन जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए थे उनमें ये सारे मुद्दे, ये सारे क्वेश्चंस उस टाइम रिलेवेंट थे, और ये ही हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आगे रिलेवेंट बने थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे? द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव, कि हमारे जो इंडिया है, जो हमारा भारत बनने जा रहा था, उसको कौन सी शेप, कौन सी नेशन बिल्डिंग देनी चाहिए, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कौन सा फॉर्म होना चाहिए। द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, जो वैल्यूज इसने अपनाई है वो कौन सी होनी चाहिए। द इनइक्वलिटीज़ इट शुड ओवरकम, जो हमारे इस बीच में असमानताएँ हैं उनको ओवरकम किस प्रकार से किया जा सकता है। The best summary of principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution. The resolution that defined the aims of the assembly moved by Nehru in 1946। और बेस्ट जो पार्ट था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, एक तरह से हम जो उसका पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की समरी है उसके सिद्धांतों की, दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रोड टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जो उसकी समरी दी वो कहाँ से दी थी? जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1946 में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। उसमें पूरी की पूरी हमारी जो संविधान बना हुआ है उसकी पूरी समरी दी गई है। तो ये रेजोल्यूशन कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू लाए थे 1946 में, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज हमारी प्रीएम्बल है। दिस रेजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशन एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ये जो रेजोल्यूशन था, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे सामने था, ये क्या था? हमारी एस्पिरेशंस थी, लोगों की एस्पिरेशंस थी और उनकी वैल्यूज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई रखी थी। Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments। अब जो ये रेजुलेशन था, प्रस्ताव था, उसके ऊपर ही कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिए हमारे फंडामेंटल कमिटमेंट के साथ में, कि भाई हमारी आधारभूत संरचना इस तरह से होनी चाहिए। ये कौन कौन सी थी? इक्वेलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सोवर्निटी, संप्रभुता एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। मतलब हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए इसके ऊपर। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं कि भाई अब ये सारा कंपोजिशन किया, फ्रेम किया, तो हमारा जो संविधान था उसको किस तरह से संस्थागत रूप में अरेंजमेंट किया गया, उसका किन जो हमारी पावर थी उसको किस तरह से बांटा गया, वो देखते हैं। द थर्ड फैक्टर ensuring effectiveness of a constitution is balanced arrangement of the institutions of government। अब हमारा जो थर्ड फैक्टर आता है वो इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस अरेंजमेंट है, कि भाई इस तरह से नहीं है कि पावर एक हाथ में हो जाएगी, इससे तो अराजकता फैल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पावर्स को बांट दिया। तो बैलेंस अरेंजमेंट है किसके बीच में? जो हमारे गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर बैलेंस अरेंजमेंट है। द बेसिक प्रिंसिपल इज़ द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है? कि हमारी गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लोकतांत्रिक रहेगी और कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वो जनता के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द
पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। और ये तब संभव है जब हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब संसदीय शासन व्यवस्था को, जिसमें हमारी सरकार को बांटा गया, और एंड द फेडरल अरेंजमेंट संघात्मक अरेंजमेंट जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में पावर्स को बांट दिया गया। It would distribute governmental powers between the legislature and the executive on the one hand and between the state and the central government on the other hand। इसमें क्या किया गया, पावर्स किन के बीच में, जो सरकार की पावर थी किन के बीच में बांट दी गई। पहली एक तरफ हम देखते हैं लेजिस्लेचर जो हमारी विधायिका है और जो कार्यपालिका है उनके बीच में। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड बिटवीन द स्टेट जो हमारे राज्य हैं और सेंट्रल जो हमारा केंद्र है उनके बीच में इन पावर्स को बांट दिया गया। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एवर्स टू बोरोइंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। अब हमारे जो जितने भी संविधान को बनाने वाले थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया कि भाई हमने जो है हमारा संविधान के कुछ ट्रेडिशंस है वो बोरो किया है, मतलब दूसरे देश से हमने उनको एडॉप्ट किया है। इंडीड इट इज़ testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand। और वो लोग इतने ज़्यादा जीनियस थे या फिर बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन थे कि उन्होंने हर चीज़ को देखा, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट लेके आए कि वो हमारी इतिहास से जुड़े हुए एग्जाम्पल सेट किए कि वो हमारी जो एस्पिरेशंस है जो हम उनको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट बोरोइंग दीज आइडियाज़ वोट नॉट स्लेविश इमिटेशन। अब ये जो बोरोइंग जितने भी हमने संविधान दूसरे देशों से हमने बोरो किया है, ये एक तरह से ऐसे नहीं है कि भाई हमने हर पूरा का पूरा संविधान उनके बेस पर बना दिया, ये हमारे लिए ज़रूरी था। ईच प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड्स दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस। हर एक प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोरो किए हैं वो हमारे लिए सूटेड था, इंडियन प्रॉब्लम्स के प्रति सूटेड था और वो हमारे एस्पिरेशंस को पूरा कर रहा था। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लक्की टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own। और इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने इस तरह से हमारे संविधान को बनाया कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास में एक ऐसी असेंबली थी जिनके पर्सन्स थे वो बहुत ज़्यादा जिनाइन थे, जिन्होंने जहाँ पर भी उनको बेस्ट लगा, बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर, जहाँ पर भी जिस संविधान में पूरे वर्ल्ड में जो भी संविधान उनमें अच्छा लगा उनको उन्होंने अडॉप्ट किया और हमारा संविधान उन्होंने बनाया। अब बहुत सारे प्रोविज़न्स है जो हमने अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं, तो वो देख लेते हैं। प्रोविज़न्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो इलेक्शन मेथड है उसमें जो पहले जीता उसी की पोस्ट होगी, ऐसा है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो संसदीय शासन है सरकार का वो लिया। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन किस प्रकार होना चाहिए, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, जो हम स्पीकर का रोल देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में, उसका रोल कैसा होना चाहिए वो देखा। लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, कानून किस तरह से बनाने चाहिए, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है राज्यों के लिए, वो हमने आयरलैंड से लिए। ये जो है कि कौन से देश से कौन से प्रोविजंस, ये क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान में रखने हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता का सिद्धांत था। इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, जो समानता और बंधुत्व का सिद्धांत था, वो भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे आधारभूत अधिकार है, मौलिक सिद्धांत है, वो लिए हमने। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया। एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वेसी फेडरल फॉर्म मतलब अर्ध संघात्मक सरकार का फॉर्म लिया हमने, कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया।
द आइडिया ऑफ रेजिड्यूअल पावर्स। रेजिड्यूअल पावर्स मतलब होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ, पहले तो हमने दो में बांट दी, केंद्र और राज्यों में। तो एक तो होगी सेंट्रल पावर, एक होगी स्टेट पावर, तीसरी होती है रेजिड्यूअल, मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी वो किसके पास रहेगी। तो रेजिड्यूअल पावर का जो फॉर्मूला था वो भी हमने कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।